नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं हर बड़ी खबर की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में आज बड़े फेरबदल करते हुए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया और पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश की कमान एक बार फिर दी गई। देखें आप पूरी खबर। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, जबकि सह प्रभारी नितिन नवीन ही रहेंगे। बात मध्य प्रदेश की करें तो पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पंकजा मुंडे और रमाशंकर कठेरिया सह प्रभारी की कमान संभालेंगे। नई नियुक्तियों पर कांग्रेस ने क्या तंज कसा है, आप खुद सुनिए। पुरेंद्र सिंह जी यहाँ के प्रभारी, जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है। खास बात यह कि बीजेपी ने अब की बार नई नियुक्तियां भी की हैं। नड्डा ने पंजाब, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और तेलंगाना में भी प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी तरह बीजेपी ने राज्यों के प्रभारियों में बड़े फेरबदल किए। अब देखना यह है कि प्रभारियों के फेरबदल और नई नियुक्तियों से बीजेपी को 2024 में कितना लाभ मिलता है। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अचानक देश भर में प्रदेश प्रभारियों के एक तरीके से प्रभार बदले हैं। कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं। आखिर इसके क्या मायने, चलिए इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली उसे बाकी के दलों से संगठनात्मक तौर पर अलग करती है। बीजेपी में सारी ताकत केंद्रीकृत है। बीजेपी में कोई क्षत्रप नहीं कहलाता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद निर्ममता के साथ में, या हम ये कहें कि बेबाकी के साथ में पार्टी की सर्जरी करता है। ऐसा पहले भी हुआ। शीर्ष नेतृत्व इसकी परवाह नहीं करता कि अपने नेताओं पर एक्शन करने से कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। बीजेपी का काउंटर इंटेलिजेंस बेहद तगड़ा है। बीजेपी में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, फिर उसकी निगरानी की जाती है, वक्त वक्त पर मूल्यांकन भी होता है। रिपोर्ट कार्ड अगर खराब हुआ तो जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन में कोई देर नहीं होती। आने वाले 2 साल में कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इसके बाद फिर देश का लोकसभा का चुनाव। और ऐसे में बीजेपी अभी से संगठन में सर्जरी की पूरी तस्वीर दिखा रही, ताकि विधानसभा चुनाव तक आप जीत के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं और तीसरी बार केंद्र में बहुमत से सरकार बनाने को लेकर आप और आपके कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव रहें। अब इस सर्जरी का या इस बदलाव का कितना असर छत्तीसगढ़ में होता, यह देखना होगा। अब बात छत्तीसगढ़ की जब चल रही तो यह भी आपको बता दें कि 4 दिनों के रायपुर दौरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं। रायपुर में रोड शो किया। साइंस कॉलेज मैदान के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह जोश भरकर तैयार किया। देखें आप। ये तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर दौरे की है। 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे नड्डा का रायपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उन्होंने रोड शो किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। जगह जगह नड्डा के स्वागत के लिए मंच बनाए गए। साइंस कॉलेज मैदान पर एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से उन्होंने केंद्र की उपलब्धियों का बखान करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। नड्डा के दौरे पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी, आईटी और सीबीआई भी साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, सारे सेंट्रल एजेंसी लड़ती। 1.25 साल बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इसके पहले बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुट गई। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर तंज कसा है, जोश भी भरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रायपुर दौरा बीजेपी का एक भव्य पॉलिटिकल इवेंट है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असर क्या हो सकता है? यह सप्ताह छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। रायपुर में पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मौन मंथन जारी है और यहां प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रायपुर आ चुके हैं। क्या ये एक महज
आप इसको इत्तेफाक कहेंगे, संयोग कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। भागवत और नड्डा का एक वक्त के ऊपर रायपुर का यह पूरा दौरा एक तय प्लान का हिस्सा दिखता है। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी आरएसएस बेहद संजीदा हो चुके हैं। बीजेपी भले ही सत्ता से अभी बाहर हो, लेकिन वो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। चुनाव अगले साल हैं और बीजेपी आरएसएस मिलकर भूपेश सरकार के खिलाफ एक व्यूह रचना तैयार करने में जुट चुके हैं। बीजेपी आरएसएस का गठजोड़ आने वाले विधानसभा चुनाव को एक तरफा होने से रोकते हुए काफी दिलचस्प चुनाव को बना सकता है, मुकाबले को बना सकता है। इसके संकेत अभी से मिलना शुरू हो गए, लेकिन ये जमीन पर कितना कारगर होगा, ये जमीन पर कितना असर दिखाएगा, ये जरूर हम देखेंगे। चलिए अब बात जरा मध्य प्रदेश की भी कर लें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। साथ ही कमलनाथ ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में उनके प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद नहीं होने की रणनीति क्या है। 2023 चुनाव को अब 1.5 साल से भी कम बचा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस पोषण आहार और यूरिया संकट का मुद्दा उठाएगी। यूरिया घोटाले के मामले में सीएम के एफआईआर करने के निर्देश पर कमलनाथ ने कहा कि एफआईआर करना एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। अगले 12 महीने घोटालों का साल रहेगा। ये एफआईआर तो एक फॉर्मेलिटी बन गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ के शामिल न होने को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। कमलनाथ ने इसके जवाब में क्या कहा, आप खुद सुनिए। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि मैं यात्रा में शामिल हूँ या नहीं हूँ? मैंने बैठ के कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। केरल के लोग केरल में हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, केरल के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, इस सब की बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। अफ्रीकन चीतों की एमपी शिफ्टिंग पर भी कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। तो साहब, आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को इस पर सफाई देनी पड़ गई कि आखिर क्यों वो सबसे बड़े कांग्रेस के इस वक्त के इवेंट भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है। एक्टिवली क्यों उसमें दिख नहीं रहे, फिजिकली क्यों नहीं दिख रहे हैं। चलिए इसको जरा डिकोड कर लेते हैं। कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सालों तक केंद्र की राजनीति के एक्टिव खिलाड़ी रहे, कई बार केंद्र में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी और देशव्यापी अभियान है। इसमें कमलनाथ की गैर मौजूदगी से बीजेपी को भारत जोड़ो अभियान के महत्व पर सवाल उठाने का मौका मिल गया मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही कमलनाथ पर बीजेपी हमलावर हुई, जो आप देख चुके हैं, और इसीलिए आज कमलनाथ को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की वजह बतानी पड़ी। उनको यह क्लियर करना पड़ा कि एक रणनीतिकार के तौर पर, एक कोऑर्डिनेटर के तौर के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं जिसको बखूबी निभा रहे हैं। चलिए अब इसी यात्रा से जुड़ा हुआ एक तस्वीर कैसे इस पूरे मामले को छोड़कर अलग ही लेवल पर चला गया, यह भी बता दें। आपको प्रधानमंत्री मोदी के सूट पर हुई वो सियासत जरूर याद होगी। एक बार फिर से राजनेताओं के कपड़ों के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। ये शुरू कैसे हुई है, देखें आप। सफेद टी शर्ट की इस तस्वीर को देखिए और टी शर्ट के नीचे लिखे दाम को भी पढ़िए। टी शर्ट की इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पहनी एक और तस्वीर है। तस्वीरों का ये कोलाज बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया, भारत देखो। दरअसल बीजेपी ये बताना चाहती है राहुल गांधी ने 41,257 रुपए की टी शर्ट पहनी। ये टी शर्ट राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन पहनी थी। अब जब बीजेपी ने राहुल पर सीधे हमला बोला तो कांग्रेस भला कैसे चुप रहती। कांग्रेस ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी, बताओ करनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी पर सीधे हमला बोला। तो देश में अब एक बार फिर कपड़ों पर राजनीति शुरू हो गई। सवाल ये कि क्या वाकई नेताओं की कपड़े इतने महत्वपूर्ण हैं कि बाकी सारे मुद्दे उसके सामने गौण हो जाए। तो साहब, पूरी खबर आपने देख ली है। आप भी हमारी तरह शायद यही सोच रहे होंगे कि क्या देश में मुद्दों की कमी हो गई, क्या जनता के आपके हमारे सारे इश्यू सॉल्व हो गए। चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये कि देश में मुद्दों की कतई कमी नहीं है, समस्याओं का अंबार है, लेकिन राजनीति का स्तर कुछ ऐसा हो गया है कि अब राजनीतिक दल एक दूसरे के नेताओं पर निजी हमले करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।
सभी राजनीतिक दलों में शुचिता का स्तर बनाए रखना एक दरकार है, लेकिन ऐसा अफसोस हो नहीं पाता। नेताओं के कपड़े, उनकी धार्मिक यात्राएं, खान पान, आस्था, निजी संबंध तक सब कुछ राजनीति में एक दूसरे के सामने नीचा दिखाया जाता है। बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत को लेकर एक स्टेटमेंट लेकर आए, एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी ने भी याद दिला दिया मोदी जी का सूट और उनका चश्मा, जिसको लेकर तब खासी सुर्खियां बनी। कुल मिलाकर कहना हम ये चाहते हैं कि जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें क्या दूसरों के घर पर पत्थर फेंकना चाहिए? उत्तर सबको पता है, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है और इस बहाने से एक बड़ा वक्त जनता का इस डिबेट में, इस बहस में भी जाता है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। इन दिनों देश के सियासी गलियारे में छत्तीसगढ़ मॉडल ये चर्चा में, कई आपने चुनाव में देखा होगा और आए दिन इस मॉडल के ऊपर बयानबाजियां भी होती। कांग्रेस इस मॉडल को मोदी की काट के तौर के ऊपर पेश करता है तो बीजेपी इस मॉडल को एक अनसुलझा मॉड्यूल करार दे रही। छत्तीसगढ़ में भले अभी विधानसभा चुनाव को साल भर का वक्त हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी सियासी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी बानगी बैठकों और प्रदर्शनों के जारी सिलसिले को देखकर बखूबी समझी जा सकती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में डेरा डाले हुए हैं। इस पर सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने कुछ इस अंदाज में निशाना साधा। वो सीखने आ रहे हैं, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ तो नकल करते जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चल रहे। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा बीजेपी वो पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया। छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी का ये। खैर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी में लगी ताकि किसी भी सूरत में सियासी समीकरण उनके फेवर में बना रहे। तो अभी ये चलेगा, 4 दिनों का दौरा है, अभी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे, सियासी तौर के ऊपर वार पलटवार होंगे और इन सब के बीच में जनता को क्या मिलता है, दोनों पक्षों की तरफ से वायदा दावा, ये देखेंगे। वैसे अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लें। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर सवाल लगातार रहे हैं और इस वक्त तेजी से उठ रहे हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष बन नहीं पाया। 17 अक्टूबर को इस साल अगले अध्यक्ष के लिए चुनाव कांग्रेस पे होगा और इस बीच राहुल गांधी ने एक बयान देकर खलबली मचा दी। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो सुना आपने, कांग्रेस में अध्यक्ष के चेहरे पर जारी सियासी सस्पेंस के बीच राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया। दरअसल तमिलनाडु में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस में अध्यक्ष के चेहरे के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अपना फैसला कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं लड़ा तो मुझसे पूछना, बता दूंगा, मैं जानता हूं क्या करना है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन हो पाएंगे। अब देखना ये कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है। तो अब सवाल ये उठता है साहब कि राहुल गांधी ने ऐसा संकेत आखिर क्यों दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस बात को भी डिकोड करें। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद के ऊपर सीधे हमला बोला। सारे देश के सामने उसे एक बड़ा मुद्दा बताया। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व के ऊपर, परिवारवाद पर सवाल उठाती आई। बीजेपी अक्सर ये सवाल पूछती है कि सालों से कांग्रेस में अध्यक्ष का पद केवल गांधी परिवार पर क्यों जाकर टिक जाता है, क्यों वो काबिज रहते। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं और इसके पीछे कई कारण बताए हैं। कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता के ऊपर सवाल उठाए। हम ये कहना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद सब कुछ नहीं है। राहुल सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। अर्थ ये कि राहुल गांधी कांग्रेस के दामन से परिवारवाद का दाग या अपने परिवार के ऊपर ये प्रेशर धोना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें आगे होगा, उन्होंने जो संकेत दिए उसके क्या मायने होंगे, ये देखना पड़ेगा।
और अब वो खबर जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध किया। गुरुवार की देर रात को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। सारी दुनिया में शोक की लहर आई। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ का गुरुवार देर रात निधन हो गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ। वे 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रहीं। महारानी पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन में 12 दिन का शोक घोषित किया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ को एक दिग्गज शासक के तौर पर याद किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में लगे झंडों को आधा झुकाया जाएगा। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म कहां हुआ, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, ब्रिटेन के संविधान में किस तरह के संशोधन होंगे, इन सारी बातों को लेकर काफी रिसर्च लोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं गूगल कर रहे हैं। चलिए थोड़ी जानकारियां हम भी साझा करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। 20 नवंबर 1947 में ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से शादी हुई। एलिजाबेथ 1952 में अपने पिता के निधन के बाद रानी बनी थी। एलिजाबेथ ब्रिटिश की सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाली पहली महिला सम्राट बनी। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में काफी कुछ बदलाव आएंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रगान के बोल संविधान में संशोधन के बाद बदल दिए जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के साथ ही राष्ट्रगान में अब गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग में इसे बदला जाएगा। और हम आपको यह भी पता होगा कि हमारे देश में भी शोक के तौर के ऊपर, निश्चित तौर के ऊपर जो 11 तारीख तय है, हमारे ध्वज आधे झुके रहेंगे। और इसको लेकर जो सारी दुनिया में वातावरण है, इससे जुड़ा प्रत्येक अपडेट भी आपको मीडिया के द्वारा मिलता रहेगा। चलिए अब आज के न्यूज डिकोड में आज हम एक ऐसा मुद्दा, आज एक ऐसा सवाल, आज एक ऐसा विषय आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसके बारे में लोगों की बहुत ही गहरी दिलचस्पी है। वो विषय क्या है और उस विषय की गहराई क्यों हम आप तक इस अंदाज में पहुंचा रहे हैं, यह आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। आज के न्यूज डिकोड में मेरे साथ में हमारे सहयोगी हैं वरुण सखा जी, जो इस वक्त मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक सबसे अहम सियासी घटनाक्रम है जिसको डिकोड करने के लिए आज जो मेरे साथ में न्यूज डिकोड के सेट के ऊपर हैं, मंच के ऊपर हैं। वरुण जी बताएं आप, वो विषय क्या है? धन्यवाद पुनीत। अभी जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरएसएस के भी जो है सरसंघ संचालक मौजूद हैं। दोनों ही लोग हैं। आरएसएस का जो है फॉर्मल जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से 12 सितंबर के बीच होने वाला है, लेकिन सरसंघ संचालक जैसी शख्सियत आखिर 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में क्यों आ गई? आखिर अंदर बातें क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है उस मानस भवन के अंदर, कौन कौन मौजूद हैं, क्या क्या मीडिया में आ रहा है और क्या है जो नहीं आ पा रहा है। असल में यहां पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन बातों को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस बिंदु पर, यानी 10 बिंदुओं पर मैं आपको बताऊंगा संघ आखिर इन 5, 7, 8 दिनों में क्या क्या चर्चा कर रहा है, उसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर होने वाला है और उसका आगे चल करके देश की राजनीति पर क्या असर होगा। सबसे पहले जो संघ करेगा, बिंदु 1 पे आते हैं हम। सबसे पहले जो संघ करेगा वो करेगा अपने सेवा प्रकल्पों को एक्टिव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा प्रकल्पों को जो है आगे करना चाहता है। वो चाहता है कि इस तरह से एक मैसेज जाए सारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी, देश के अंदर भी, जहां पर कि संघ के जो सेवा प्रकल्प हैं वो एक्टिव नजर आए। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि संघ की सारी गतिविधियों को कोई भी राजनीतिक चश्मे से ना देखे। नंबर 2 पे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ऐसी इकाइयों को एक्टिव करना चाहता है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये संघ की ही इकाइयां हैं और इनका पूरा मकसद और फोकस वो है गांव, गरीब, किसान, पर्व, तीज, त्योहार, संस्कृति, ताकि वो ये बता सकें कि जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर और देश में एक छवि बना रखी है कि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसका उनको पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है।
इस पूरी छवि को कहीं ना कहीं संघ इस एक्टिविटी के माध्यम से, इन उपक्रमों के माध्यम से जो है डाइल्यूट करना चाहता है या कि तोड़ना चाहता है। तीसरी बात जो संघ के अंदर चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि संघ कांग्रेस पर सीधा आक्रामक नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि कांग्रेस का मुकाबला उसका जो राजनीतिक मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी वो करता रहे, और संघ जो है सभी पार्टियों का एक ऐसा समूह बना रहे जो कि सामाजिक कार्यों की तारीफ करता है। इसलिए जो है कांग्रेस पर वो सीधे अटैक की बजाय वो ऐसी रणनीतियों पर काम कर रहा है जिसका परोक्ष रूप से कांग्रेस को नुकसान होना चाहिए, जैसे कि नेवी का प्रतीक चिन्ह बदला गया या कि राजपथ का नाम बदला गया। ये सारे जो किए गए वो इसलिए किए गए कि इनको आखिर कौन था जो आज तक जो है इनके नाम नहीं बदल पा रहा था, कौन था जो इस राष्ट्रवाद की जो धारा है उसको रोक रहा था। असल में संघ ये चाहता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर वो ये निकलकर सामने आने वाली है कि संघ ये चाहता है कि ऐसी सांस्कृतिक इकाइयां जो संघ के अंदर नहीं है, यानी कि संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सकारात्मक हैं और उनकी समाज के अंदर बहुत स्वीकार्यता है और अच्छी छवि है। संघ इसमें यह निर्णय करेगा और बात करेगा कि संघ के लोग ऐसी इकाइयों को चिन्हित करें, ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करें और उनमें अपना आवागमन और अपनी आवाजाही को बढ़ाएं। अगला जो मुद्दा है उस पे पांचवा मुद्दा है, इसमें बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर। धर्मांतरण जो है संघ के कोर एजेंडे में रहा है। इससे निपटने के लिए संघ ने 3 लेयर पर काम किया है। पहली लेयर है हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, उनमें एक जन जागरण लाना। दूसरा काम है वो सरकार कर रही है, यानी कि संघ का जो राजनीतिक मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई एजेंसियों की आर्थिक कमर तोड़ी है जो कि इन धर्मांतरण में इन्वॉल्व थी। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है धर्मांतरण का, जिसमें संघ यह करना चाहता है कि जो भी सरकारें राज्यों में राज्य स्तर पर काम कर रही हैं, उन सरकारों के जितने भी ऐसे काम हैं जो निचले तबके तक जा सकते हैं और जो कि धर्मांतरण के लिए उर्वरा भूमि नहीं बनने में सहायक होंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना। संघ की इस पूरी कवायद में छठवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि संघ अपना जो पूरा फेस है वो रखना चाहता है अराजनीतिक। वो एक सामाजिक संगठन के रूप में ही अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित रखना चाहता है। इसी वजह से वो रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना चाहता है और अपना पूरा राजनीतिक विमर्श को पीछे धकेलना चाहता है। इस पूरी कड़ी में सातवां जो सबसे अहम मुद्दा है, अहम इशू है, वो ये है कि संघ छत्तीसगढ़ सरकार हो या कोई भी गैर भाजपाई सरकार हो, उसकी अगर कोई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से समाज में कोई बदलाव आ रहा है या वो योजनाएं संघ की मूल विचारधारा के कहीं ना कहीं करीब हैं, तो वो उन योजनाओं की तारीफ करने से गुरेज नहीं करेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नरवा, घरुआ, गरुआ बाड़ी है या गोबर खरीदी है या गोमूत्र खरीदी है, हो सकता है संघ इनकी तारीफ करता हुआ नजर आए। आठवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसका प्रदेश पर बहुत असर होने वाला है। भाजपा की सरकार आने की स्थिति में कौन चेहरा होगा, संघ ने यह तय नहीं किया है कि नाम किसी का आएगा, लेकिन संघ ने 4 से 5 ऐसे क्राइटेरियाज तय किए हैं कि इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। उनमें से एक क्राइटेरिया हमने डिकोड किया है, जो तमाम सोर्सेस से पता चला है। उसमें यह है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार रही है, उसके कोई भी बेनिफिशियरी, यानी ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना मंडल, ना निगम, ना ही संसदीय सचिव इसके फेस होंगे। यानी कि लगभग 275 लोग को चिन्हित किया गया है जिनको इस पूरी कवायद से यानी राजनीतिक चेहरे से बाहर करना है। इस पूरी बैठक की नवी सबसे अहम कड़ी है ये है कि भाजपा ने ये मैसेज बहुत क्लियर दे दिया है कि वो संघ ने कि भाजपा पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भाजपा जब भी सत्ता में आती है और एक से अधिक बार वो सरकार में रहती है तो कहीं ना कहीं ये संकट पैदा हो जाता है कि संघ और भाजपा के बीच में एक टशन पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने 2013 से लेकर के 2018 के बीच की
डॉक्टर रमन सरकार की तीसरी जो है हिस्से में हमने ये चीज देखी थी। तो यहां पर जो है संघ इसको कंट्रोल करने के लिए जैसा आज हुआ, ओम माथुर जी का चयन हुआ, क्योंकि ओम माथुर फुली संघ के व्यक्ति हैं, जबकि डी पुरंदेश्वरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड कांग्रेस का भी रहा है, तो वो यहां विश्वसनीय लोगों को लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक दूसरा और रास्ता निकाला है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ की 40 से अधिक सीटों पर संघ ये चाहता है कि वहां ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए जिनका बैकग्राउंड या तो संघ रहा है या फिर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो संघ की पूरी संस्कृति से वाकिफ हों। इसी में एक दूसरा काम और है, संघ ने सुझाव दिया है भाजपा को कि वो किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ में चाहे उसके कितने भी विधायक जीत कर आए, उनकी जो औसत आयु है वो 40 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 10वीं और आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, संघ शब्दावलियों पे काम करना चाहता है, जैसे हिंदुत्व की परिभाषा, संस्कृति क्या है, अखंड भारत क्या है, धर्मांतरण क्या है, सहिष्णुता क्या है और दूसरे समाज के लोगों में विश्वास को लेकर कैसे जाया जाए। तो यह है संघ के सारे दिनों का कुल मिलाकर के निचोड़, जो अभी चर्चा चल रही है और जो चर्चा कल से शुरू होने वाली है। तो संघ की इस पूरी कवायद को आप देखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।